जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी क्लास एक एकेडमी आर्मी क्लास में। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस की टेस्ट सीरीज। सॉरी, आज जीएस चलेगा, जीके नहीं चलेगा। कल से हमारा जीएस का स्टार्ट होगा क्लास, टेस्ट सीरीज का। और फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सुनिए। उनके हौसलों का भुगतान क्या करेगा कोई, उनके हौसलों का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पे सैनिक शहादत के लिए तैयार है। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को, जो कि आज होने वाला है साइंस का टेस्ट सीरीज। और फ्रेंड्स, इस क्लास में हो सकता है कि बहुत लोग को दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ऐसी बातें हैं जिसको आपको समझनी पड़ेगी, रटना नहीं है। आज का जो क्लास है ये समझने वाली क्लास है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको केवल समझना है। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। और फ्रेंड्स, सभी लोग जय हिंद बोल के अपनी अटेंडेंस ज़रूर देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे क्लास का जो पहला सवाल है वो ये है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं। यानी आपको बतलाना है कि आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक हैं उनका संबंध किस देश से है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, या फिर ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रीस। फ्रेंड्स, 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ग्रीस दिया गया है। और ये जो आर्किमिडीज हैं, ये इन्होंने ऐसा कौन सा नियम दिया या क्या सिद्धांत दिया, तो ये इनका सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो सिद्धांत है उत्प्लावकता का सिद्धांत। यानी कि आप इसको समझिए पहले कि उत्प्लावकता सिद्धांत क्या होता है। अगर आप किसी भी पदार्थ को, छोटे से पदार्थ को, अगर किसी भी या फिर बड़े पदार्थ को ही लीजिए, अगर पानी में डालते हैं तो उस पदार्थ के ऊपर पानी के द्वारा जो लगता है बल, उसी को, जिस बल के कारण वो पदार्थ ऊपर रहता है पानी के ऊपर, वो डूबता नहीं है, तो वही जो बल लगता है उस पदार्थ के ऊपर, वही उत्प्लावक बल कहलाता है, यानी कि उत्प्लावन बल कहलाता है। और ये बल, ये सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने। और इनका संबंध ग्रीस से है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला और बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि पानी से भरे ग्लास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए, पानी का स्तर बढ़ेगा, या फिर ऑप्शन बी, पानी का स्तर कम होगा, या फिर ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आपको सी और डी मानना है। लास्ट वाले दो ऑप्शन सी और डी। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। जल्द से बताइए फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, जो कि बी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। आपको ध्यान में रखना है, उतना ही रहेगा। जब ग्लास से भरा पानी, अगर उसमें बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो वो जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उतना ही पानी बाहर, जब आप किसी ग्लास में पानी भरे हुए हैं और उस ग्लास में अगर आप कोई बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं, तो पूरा जो भरा हुआ पानी रहता है वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो वो कितना पानी गिरता है? तो पानी उतना ही गिरता है जितना कि उस बर्फ़ का आयतन होता है। ओके, यहाँ से मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वो पानी जब जब बर्फ़ पिघलेगा तो वो ग्लास का जो पूरा भरा हुआ रहेगा, यानी कि पूरा लेवल एक इक्वल हो जाएगा जितना पहले था, जितना पानी गिरा बाहर। चल देखते हैं हमारा अगला सवाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, असंजक बल का अभाव, या फिर ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, या फिर ऑप्शन सी, आपस में मिल नहीं सकते, या फिर ऑप्शन नंबर डी, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बतला दूं आपको कि ये जो सारे सवाल हैं, आपको इस सारे सवालों को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको साथ साथ में समझाते चल रहा हूँ, क्योंकि आप फ्रेंड्स अगर रटोगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप समझ जाते हो तो ये सवाल एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और उसके बाद आपको भूलने वाली बात तो है ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, इस टाइम आउट हो गया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको ध्यान में रखना है, असंजक बल का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स,
असंजक और ससंजक बल होता है, जो मैंने अभी एक दिन पहले आपको बताया मैंने। ये असंजक और ससंजक क्या होता है। असंजक को पहले समझिए, यहाँ पे असंजक बल का अभाव कहा गया है, तो पहले इसको समझते हैं। असंजक बल फ्रेंड्स वैसा ये बल होता है जिसमें दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बताया गया यही इसमें अभाव है, असंजक बल का अभाव है, जिसकी वजह से ही जैसे कि किसी तैलीय सतह पे लिखने में हम असमर्थ हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और ससंजक बल वैसा बल होता है जो एक ही समान के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया इस बात को, तो मुझे लगता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बतला देंगे, लेकिन मैं इसका रिवीजन मैं फ्रेंड्स चाहता हूं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि आर्मी में जो सवाल आपसे पूछे जाएँ जीके जीएस के, वो सारे सवाल आप बना के आएँ। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकेंड का ही समय है, क्योंकि ये आंसर मैंने पहले आपको बता रखा है। निम्नलिखित में से कौन उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर ए लुई पाश्चर, या फिर ऑप्शन बी आर्किमिडीज, या फिर ऑप्शन सी न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन। फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए बी डी हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आर्किमिडीज। आपको ध्यान में रखना है कि आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, जो कि पानी किसी भी पदार्थ के ऊपर जो बल लगाता है, ऊपरमुखी बल, उसी को उत्प्लावक बल कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी पदार्थ पर पानी के द्वारा लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए दाब अंतर के कारण, या फिर ऑप्शन बी केशिकीय घटना के कारण, या फिर ऑप्शन सी तेल की कम श्यानता के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्बोऑक्सिलिक समूह के कारण। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन के लिए। सवाल है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट हो गया। आपका जो जवाब होगा इसका ये होगा ऑप्शन बी केशिकीय घटना। फ्रेंड्स यही केशिकीय घटना, इसको केशिकत्व भी कहते हैं, यहाँ पे केशिकीय दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर होगा, केशिकीय घटना। और यही केशिकीय घटना, ये केशिकत्व घटना, जब पौधे में ये जल का परिवहन यानी कि जाइलम ऊतक के माध्यम से जब तना में जाता है, तो यही केशिकीय घटना ही होती है, वहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों। प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छर के लिए उच्च विष है, या फिर ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मच्छरों को भगाता है। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर क्या होगा बतलाने के लिए। सवाल है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट हो गया। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ये लार्वा के सांस में बाधा डालने का काम करता है। ये जो मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल फ्रेंड्स इसी को घासलेट का तेल भी कहते हैं या किरोसिन का तेल कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये लार्वा के श्वसन में जो बाधा डालने का काम करता है। फ्रेंड्स ये जो कभी बहुत ज़्यादा समय तक पानी जम जाता है, तो मच्छर देखते होंगे कि ज़्यादा मच्छर वहीं पे होते हैं जहाँ पे पानी का जमाव होता है। और फ्रेंड्स मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर ज़्यादा दिनों तक बारिश का पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है तो आप उसको हटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी के कारण, इन्हीं सभी मच्छरों के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा यही, लार्वा के सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स ये जो मिट्टी का तेल होता है वो जब हम पानी पे डालते हैं, पहले कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया ही नहीं, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि मिट्टी का तेल जब आप पानी पे डालते हो तो उसका लार्वा क्या होता है मच्छर का, वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। मिट्टी का तेल पानी के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जिस वजह से वो लार्वा जो मच्छर का होता है वो सारा पानी के अंदर चला जाता है, और जिस वजह से सारे मच्छर का जो लार्वा होता है वो मर जाता है और नए मच्छर फिर पैदा नहीं होते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है
आपको कारण बताना है कि पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, इंग्लिश में कहें तो सरफेस टेंशन, हिंदी में कहें तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल, या फिर ऑप्शन बी असंजक बल, या फिर ऑप्शन सी द्रव की प्रकृति, या फिर ऑप्शन नंबर डी ससंजक बल। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ससंजक बल। आपको ध्यान में रखना है कि जो पृष्ठ तनाव होता है यानी सरफेस टेंशन जो होता है वो ससंजक बल के कारण ही होता है। फ्रेंड्स मैंने अभी अभी आपको समझाया कि ससंजक बल वैसा बल होता है जो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव जो होता है, यही पृष्ठ तनाव की प्रॉपर्टी यही होती है, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ही ये ससंजक बल कहलाता है। और पृष्ठ तनाव का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का अपने छोटे से छोटे रूप में ढल जाना। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला और बहुत ही इजी सवाल है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का पुष्टि करता है? यानी कि बर्नौली का जो सिद्धांत है ये किसको वेरीफाई करता है, किसको सेटिस्फाई करता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर सी रैखिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी संवेग दाब। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है। आपको बतलाना है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण की पुष्टि करता है, यानी कि किसको सेटिस्फाई करता है, किसकी सहमत करता है। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। बर्नौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा को सेटिस्फाई करता है, ऊर्जा को क्या कहते हैं परिभाषित करने का काम करता है। इसको ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ससंजक बल, या फिर ऑप्शन नंबर बी असंजक, या फिर ऑप्शन नंबर सी जड़त्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है इसका आंसर करने के लिए। और मुझे लगता है कि आप लोग का ये क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। फिर भी 10 सेकंड समय है आपके पास। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा समान अणु। कहा गया है यहाँ पे कि समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ससंजन बल, यानी कि ससंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जब समान अणु की बात करें, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल या आकर्षण बल जो भी बात हो समान अणु के बीच हो तो ससंजन होगा, यानी ससंजक बल। यहाँ पे ससंजन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे सवाल पूछेगा तो सेम एज जैसा मैंने दिया है वैसा ही सवाल पूछेगा। चल देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जल की शुद्धता, या फिर ऑप्शन नंबर बी जल की गहराई, या फिर ऑप्शन नंबर सी जल का बहाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी जल की मात्रा। फ्रेंड्स 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें और एग्ज़ाम हमारा होने तक में हम लोग प्रश्नों के ऊपर इतनी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव क्लास में आएँ और प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी फिर, और उसके बाद हम लोग डेली 100 क्वेश्चन देखेंगे और लाइव के माध्यम से देखेंगे ये सारे प्रश्न जो भी मैं आपको बतला रहा हूँ, और अच्छी तरह से ज़्यादा समय दे करके मैं आपको समझा पाऊँगा जो भी सवाल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जल का बहाव। आपको ध्यान में रखना है, जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पानी से भरी बाल्टी जब कुएं से बाहर आती है तो उसका वजन पहले से ज़्यादा प्रतीत होता है, किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण, या फिर ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल के कारण, या फिर ऑप्शन सी उत्प्लावन बल के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फ्रेंड्स 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो टाइम आउट फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्लावन बल के कारण। पानी से भरी बाल्टी जब आप कुएं से बाहर खींचते हो, जब
कुएं को ही एक एग्जाम्पल मान के चलिए, या फिर अगर नदी की भी बात करें या समुद्र की ही बात करें, कोई बात नहीं है, आप किसी भी ऐसे बड़े से जल क्षेत्र को ले सकते हैं जहाँ की आपको पानी भर के लाना है। फ्रेंड्स, जब बाल्टी आप रखते हो पानी के किसी भी, जैसे नदी को मान लिया, नदी में जब आप बाल्टी रखते हो तो आपको लगता है कि पूरा बाल्टी भरा होता है, लेकिन उसमें वज़न नहीं होता है। जब आप उसको खींचते हो बाहर पूरा बाल्टी भर के, तो आपको लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा वज़न हो गया। वो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, यानी बाल्टी के ऊपर, जब बाल्टी भरा होता है पानी के अंदर, तो उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगता है, जो कि आर्किमिडीज ने दिया है। मैंने अभी अभी आपको बतलाया है थोड़ी देर पहले कि आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया। तो यही उत्प्लावन बल उस बाल्टी के ऊपर लग रहा होता है पानी के अंदर जब बाल्टी होती है, और जब बाहर खींचते हैं तो उत्प्लावन बल काम करना बंद कर देती है, और उसके ऊपर फिर कौन सा बल लगने लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, दूध का घनत्व बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन बी, दूध का घनत्व घट जाता है, या फिर ऑप्शन सी, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स, कुछ लोग जो कहेंगे पिछले सवाल में जो मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है, तो फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं सबके ऊपर लगता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, टाइम आउट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकाल लेने से दूध का घनत्व पहले से बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहेंगे घनत्व क्या होता है, तो मैं उनको ये घनत्व क्लियर कर दूं कि घनत्व क्या होता है। पहले इसको समझते हैं कि घनत्व क्या होता है। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में, किसी भी पदार्थ की इकाई आयतन में मौजूद या निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसके एक छोटे से छोटे पार्ट में, छोटे से भाग में जो आयतन मौजूद होता है, उसी आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है इस बात को। और फ्रेंड्स, अगर ये बात समझ में ना आए तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके सुन लेंगे। और फ्रेंड्स, सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आज वाली वीडियो को प्लीज़ भगा करके नहीं देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन को समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, उस क्वेश्चन को ध्यान से, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली, या फिर ऑप्शन बी, पास्कल, या फिर ऑप्शन नंबर सी, थॉमसन नियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन नियम। फ्रेंड्स, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से फ्रेंड्स, टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पास्कल के नियम। द्रव चलित ब्रेक जो है किस नियम पे या किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप कहेंगे पास्कल के नियम या सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, या फिर ऑप्शन बी, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, या फिर ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या ऑप्शन नंबर डी, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर सोचेंगे कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्यों? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो होगा ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो मैं आपको बतला रहा हूँ, ये सारा आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं, खुद से घर पे ये सारी बातें आप करके देख सकते हैं, आपको वैसा ही मिलेगा जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूँ। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, पहले जितना होगा, या फिर ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, या फिर ऑप्शन सी, थोड़ा नीचे आ जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऊपर या नीचे होगा, जो उस में पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का।
तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा, ये सवाल है, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर पहले से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये नदी की अपेक्षा जो समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है, अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि घनत्व क्या होता है, वही घनत्व इसका अधिक होता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन नंबर ए, लोहे की कील पानी से रासायनिक क्रिया की प्रकृति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या फिर ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पारा पानी से भारी होता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लंबा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स अगर आपको कॉन्सेप्ट आप अगर समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ओके, तो देखिए इसका आंसर आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में एक कमी होता है, यह कमी कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर, या फिर ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित पानी के भार से कम, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, विस्थापित पानी के भार से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो भी सही बातें हैं मैंने बोली हैं, आपको जो मैंने कहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर, या फिर ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित पानी के भार से कम, या फिर ऑप्शन नंबर सी, विस्थापित पानी के भार से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि 10 सेकंड हो चुके हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। आपको ध्यान में रखना है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। फ्रेंड्स इसको ऐसे समझिए कि जब ग्लास को ही ले लीजिए, ग्लास में आप पानी भरते हो तो ग्लास में पानी भरने के बाद पूरा ग्लास भरा हुआ है, जब आप उसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा डालते हो तो वो टुकड़ा जब आप डालते हो उस समय पानी कुछ बाहर गिरता है कि नहीं गिरता है? तो वो जो पानी जितना बाहर गिरता है वो कितना पानी गिरता है? उतना ही पानी गिरेगा जितना कि उसका आयतन होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस बात को, इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और यहाँ पे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बर्फ पानी के जमने से बनती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पे सवाल पूछा गया है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे दिया गया है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। इसको ध्यान में रखना है कि बर्फ जो है पानी से हल्की होती है, इसी वजह से वो बर्फ पानी पे तैरने लगती है, जबकि आप इसको अल्कोहल में डालोगे तो अल्कोहल में ये क्या होता है, ये नीचे तल में जा करके, अगर ग्लास में डालते हो तो ग्लास के तली में जा करके ये बैठ जाता है। चल देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, या फिर ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, स्टील का घनत्व तो पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गोली तैर नहीं सकती। फ्रेंड्स 10 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए आपके पास, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे सवाल पूछा गया है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो दिया गया है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको घनत्व बताया था, चलिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। घनत्व फ्रेंड्स
चलिए डिफिनीशन ही क्या होता है इसका घनत्व का मैं आपको बता देता हूँ। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में मौजूद या फिर निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज में कर देता हूँ। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सवाल, हमारा जो सवाल होगा इसका आंसर होगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। फ्रेंड्स मैं सारे आर्मी के सारे पोस्ट को लेके चल रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा जो लोग जीडी के लिए होंगे या ट्रेडमैन के लिए उन्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यानी कि जटिल लग सकता है, लेकिन जो अन्य पोस्ट के हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सभी को पढ़ना है, ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर घनत्व पूछा गया है, तो फ्रेंड्स आपको क्लियर कर लेना है कि घनत्व क्या होता है। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को उस पदार्थ का आयतन कहते हैं, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आंसर जल्दी से करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका टाइम समाप्त हुआ। यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर ए आयतन, या फिर ऑप्शन नंबर बी भार, या फिर ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, या फिर ऑप्शन नंबर डी घनत्व। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने सारी बातों को अभी तक में गौर किया है तो इसका आंसर आप तुरंत से निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी घनत्व। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ की इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। और यहाँ पे जो पूछा गया सवाल हमसे यह पूछा गया कि किसी वस्तु, यदि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि मात्रा अगर आप किसी भी वस्तु में से थोड़ा कम भी कर देंगे या थोड़ा बढ़ भी जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो वो घनत्व ही एक मात्रा है जो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नहीं बदलता। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायता करती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी समुद्री पानी में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। और सभी लोग, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आ सकें, और फिर प्रश्नों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम देख पाएंगे सभी लोग मिलके। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से मैं रिवीजन आपका करवा रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, अगर इस तरह से निरंतर चलता रहा तो जीके जीएस के लिए आप चाहे किसी भी पोस्ट की कांस्टेबल की तैयारी करते हो या फिर अगर आर्मी की तैयारी करते हो तो आपके लिए बेस्ट है, और अगर किसी भी कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। इस वजह से फ्रेंड्स इन सारे क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए सवाल पे आते हैं। यहाँ पे जो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूँ कि ये घनत्व क्या होता है। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं तो इस बात से आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए एक चैलेंज है, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग को मिलके बताना है और कमेंट ज़रूर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और कल जो क्वेश्चन हुआ था, यानी कि आपको कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको आगे बतलाने वाला हूं, और किन लोगों ने क्या आंसर किए हैं मैं वो भी आज बतलाऊँगा। कल तो मैं भूल गया, पर आज मैं सभी बातें बतलाने वाला हूँ। देखते हैं कि कल किन किन लोगों ने क्या क्या आंसर किए हैं और इसका
कल का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज का जो सवाल है वो यही है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट करके बतलाना है। आज का यही सवाल है। तो दोस्तों कल का जो आपका सवाल था, आपको मैंने पूछा था कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है, यानी कि आकार बढ़ जाता है या आयतन बढ़ जाता है या संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। ऐसा कुछ सारे ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संख्या बढ़ जाती है। आपको ध्यान में रखना है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं। फ्रेंड्स लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है तो आप कहेंगे 1 से 120 दिन तक का इसका जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का, यानी कि आरबीसी का, जो कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्यतः काम क्या होता है, तो इसका काम होता है शरीर के सभी अंगों में, सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम होता है लाल रक्त कणिकाओं का। और आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कब बढ़ जाती है, जब हम अधिक ऊंचाई पे जाते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि इस जो कल जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संख्या बढ़ जाती है। मनुष्य अधिक ऊंचाई पर जाने से मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और इसका जो है जीवन काल होता है 1 से 120 दिन तक। और फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ब्लड से क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा ब्लड से बता दूं। 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और ये प्लेटलेट्स। और मैं हिंदी में बतला दूं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और ये रक्त बिंबाणु, ये तीनों ब्लड होते हैं जो कि किसी भी मानव के शरीर में पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बतला रहा हूँ ये सारे एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बतला रहा हूँ, ध्यान में रखेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। चलिए देखते हैं हमारा। और तो फ्रेंड्स इस सवाल का जो जवाब था किन किन लोगों ने भेजा है ज़रा मैं देख लूँ सबके नाम। तो गोलू सिंह आपने कहा है जय हिंद सर, तो चलिए जय हिंद। और जय हिंद ये इन्होंने श्याम सॉल्यूशन पॉइंट आपने कहा है जय हिंद, जय हिंद साथियों। और फिर संतोष कुमार आपने कहा है जय हिंद, जय हिंद संतोष जी। और शिवानी कुमारी एकमात्र लड़की हैं शिवानी कुमारी जो कि रेगुलर क्लास कर रही हैं और वो है शिवानी कुमारी, आपने भी कहा है जय हिंद सर, तो चलिए जय हिंद। और राजकुमार आपने कहा है जय हिंद, तो जय हिंद साथियों। और शिवम सिंह आपने भी कहा है जय हिंद। चलिए उपस्थिति के तौर पे सभी लोग को जय हिंद कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अटेंडेंस है। धीरू कुमार आपने भी कहा है जय हिंद, चलिए अच्छा है जय हिंद। निरंजन कुमार आपने भी कहा है जय हिंद साथियों। और फिर प्रभात कुमार, चलिए ये पहले व्यक्ति हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत दिन बाद जय हिंद कहा है, यानी अपनी उपस्थिति क्लास में दी है। चलिए रंजन कुमार आपने भी कहा है जय हिंद। उसके बाद है आनंद चौहान आपने भी कहा है जय हिंद, चलिए जय हिंद साथियों। और निरंजन कुमार सिंह आपने सी आंसर दिया है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। निरंजन कुमार जी मैं आपको बतला दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संख्या बढ़ जाती है। और दीपक महतो आपने कहा है जय हिंद, तो चलिए जय हिंद सभी साथियों को जय हिंद मेरी तरफ से। और सभी लोग जल्दी से जल्दी थोड़ा सा सब्सक्राइबर पे ध्यान देंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें और डेली ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देख सकें। क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं और क्लास ज्वाइन करना पड़े पैसे दे करके, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब फ्री में आपको सारा कुछ दे ही रहा हूँ, मैं बतला ही रहा हूँ, तो अगर जब से लाइव क्लास हो जाएगा तब से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों की संख्या को बढ़ा देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स लाइव क्लास से पहले ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा समय, क्योंकि फिर मेरा भी एग्ज़ाम है, थोड़ा नज़दीक है, तो थोड़ा आप लोग हेल्प कीजिए। मेरे से जो भी हेल्प हो पा रहा है मैं सबका कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी।